अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन एक्सप्लेन। देखें, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मौजूद है। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मौजूद है। कैसे? वो उसने मुझे कंडीशन बता दी। क्या कंडीशन बताई? कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। कंडीशन में उसने मुझे क्या बताई? कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। कांस्टेंट पोटेंशियल का मतलब क्या है? मैं इसका आंसर पढ़ने लगा हूं। इफ 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 इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस द पोटेंशियल इज सेम, मतलब जितना पोटेंशियल जा रहा है उतना ही पोटेंशियल वापस आ रहा है। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो आपके पास, फाइनल पोटेंशियल जो है वो आपके पास क्या है? वो सेम है। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा जब दोनों सेम होंगे? इनिशियल वैल्यू भी वही है, एंटरिंग वैल्यू भी वही है और एग्जिटिंग वैल्यू भी वही है। तो आपके पास जो पोटेंशियल होगा वो सेम है। चेंज इन पोटेंशियल जीरो के बराबर होगा। अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो के बराबर है तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था। E इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। यहाँ पर डेल वी पोटेंशियल कांस्टेंट है, डेल वी जीरो है, तो जीरो ओवर क्या होगा? डी। जीरो ओवर समथिंग क्या होता है? जीरो। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो हम इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे? हम इसका रिजल्ट लिखेंगे कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, suppose that you follow an electric field lines due to positive charge, do electric field and potential increase or decrease? अब देखिए, यहाँ उसने मुझसे एक बात बता दी, क्वेश्चन बता दिया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ रहे हैं। और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ रहे हैं? ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ रहे हैं जो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस हमें पता है कि पॉजिटिव से अवे होती हैं। मतलब फील्ड लाइंस चार्ज से दूर जा रही हैं। जैसे जैसे वो चार्ज से दूर जा रही है तो डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और अब उसने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन ये पूछा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से स्टडी कर रहे हैं, बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। आप लोगों को दोनों का फार्मूला पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है? के क्यू ओवर आर स्क्वायर। और पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? के क्यू ओवर आर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है आपके पास ये रेडियस के साथ, स्क्वायर के साथ इन्वर्सली रिलेट कर रही है और पोटेंशियल भी रेडियस के साथ इन्वर्सली रिलेट कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो आर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है। अगर रेडियस इंक्रीज हो रहा है, आर इंक्रीज हो रहा है, हमने देखा ई और वी दोनों इन्वर्सली रिलेट कर रही हैं आर के साथ। अगर आर इंक्रीज होगा तो वी और ई दोनों क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। ऊपर कीजिएगा सर। अब देखें इस क्वेश्चन का आंसर, as we know electric field intensity and electric potential at a point due to a positive point charge is given as E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q over r square और potential होता है 1 over 4 pi epsilon naught q over r। यहाँ देखें बेटा, E और V दोनों इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं R के साथ। इसका मतलब है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो आर क्या होगा? इंक्रीज होगा।
अगर आर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। आगे कीजिएगा सर इसको। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। तो बेटा इसके लिए तो आपने सिंपल कैपेसिटर के केस के अंदर पढ़ा कि पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट होता है। एक तो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, द प्लेट ऑफ कैपेसिटर दैट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा आपके पास जो लिखा हुआ है, द प्लेट ऑफ कैपेसिटर दैट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज नेगेटिवली चार्ज। एक तो इसका सिंपल आंसर ये है। दूसरा, आप लोगों के पास गोल्ड लीव एक्सपेरिमेंट था, उसका जिक्र आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन कुछ की बुक के अंदर उसके बारे में भी लिखा हुआ है। आपने सिंपल बस यही लिखना है, इन ऑर्डर टू चेक द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी टाइप ऑफ चार्ज वी यूज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब आपने आइडेंटिफाई करना है अगर प्लेट उसको क्या करती है, पॉजिटिव को रिपेल करेगी, नेगेटिव को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ये भी क्या होता है, इसका एक तरीका होता है। लेकिन आपकी बुक के अंदर वाज़ेह तौर पर एक लिखी हुई है बात, आपने वही लिखनी है, द प्लेट ऑफ कैपेसिटर दैट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज पॉजिटिवली चार्ज, द प्लेट ऑफ कैपेसिटर दैट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज नेगेटिवली चार्ज। उसके बाद है बेटा, हाउ द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट will be modified if the planet were electrically charged। तो कहता है कि अगर आपके पास ये जो प्लैनेट आपका सोलर सिस्टम है, आप इस सोलर सिस्टम को किस तरह तरतीब देंगे, ये आपकी बुक के अंदर, ओल्ड बुक के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन है और कई दफा बोर्ड में आ चुका है। न्यू बुक के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन करना है कि अगर प्लैनेट को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली मॉडिफाई करते हैं, तो आपका सोलर सिस्टम कैसा होगा। इफ द प्लैनेट वर इलेक्ट्रिकली चार्ज, द प्लैनेट विच मोस्ट चार्ज वुड बी assumed to be at the center of the orbit. All other planets which had smaller charger would start orbiting around the big charge। अब देखिए, हमने ये बात पढ़ी थी 5वें चैप्टर के अंदर कि लाइट जा रही है सन और अर्थ की वजह से, अर्थ के पास से गुजरती है। बेंडिंग ऑफ लाइट हमने देखा था कि जो मैसिव बॉडी होगी, लाइट उसकी तरफ बेंड हो जाएगी। ये ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट था। यहाँ भी एक चार्ज की फील्ड है, जो मैसिव होगा वो सेंटर में आ जाएगा और जो हल्के चार्जेस होंगे वो उसके अराउंड क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। उसके बाद है, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन विच, ऊपर करें इसको सर। अब दो पैरेलल प्लेट है, तो ऊपर करें सर इसको। अब देखो बेटा, ये आपके पास दो केसेस हैं, दो पैरेलल प्लेट हैं। अब यहाँ पर देखें, पहला पहला केस है कि आपने क्या बताना है, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस। कब आपने बतानी है, ऑन अ पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट विद सिमिलर एंड इक्वल चार्ज विद अपोजिट एंड इक्वल चार्ज। अगर दो सिमिलर चार्जेस होंगे और आप सेंटर पर क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, फोर्स को फाइंड करना चाह रहे हैं मिड पॉइंट के ऊपर, तो देखें यहाँ आप देखें दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव से अवे होगी। अगर दोनों की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से आपके पास अवे है, तो यहाँ फोर्सेस एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएंगी। और आप लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा था कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट मिनिमम तब होता है जब दोनों आपस में क्या होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं। पॉजिटिव है तो फील्ड की जो लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से अवे होती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं। दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। अब एक आपके पास नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अब जो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, पॉजिटिव से अवे होंगी और नेगेटिव की तरफ होंगी,
तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं ये दोनों क्या होंगी बेटा, सेम डायरेक्शन में आ जाएंगी। और आप जानते हैं कि जब दो फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इस केस के अंदर जब एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, इनको आपने, इनके ऊपर जो है वो इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी से क्या मुराद है कि दोनों के ऊपर चार्ज की क्वांटिटी क्या है, वो सेम है। दोनों के ऊपर चार्ज की क्वांटिटी सेम है। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस क्या होंगी, अवे होंगी, और नेगेटिव की तरफ होंगी फील्ड लाइंस नेगेटिव प्लेट की वजह से इनवर्ड होंगी और पॉजिटिव प्लेट की वजह से आउटवर्ड होंगी। दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी, इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। अगर सेम आपके पास प्लेट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, अपोजिट है तो वो प्लेट तो फील्ड एक दूसरे को क्या कर लेंगी, एड अप कर लेंगी। यहाँ पर आपके पास जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा सर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। अब यहाँ पर बेटा, यहाँ वो कहता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज ई हैज वन वैल्यू एट वन पॉइंट। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के अंदर आखिरी प्रॉपर्टी जो थी वो यही पढ़ी थी। आपने कहा था कि एक पॉइंट के ऊपर फील्ड की एक वैल्यू होती है। अगर फील्ड एक दूसरे को लाइंस इंटरसेक्ट कर लेंगी तो क्या होगा, एक पॉइंट के ऊपर ई की एक से ज्यादा वैल्यू आ जाएंगी। दैट इज इम्पॉसिबल, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फील्ड लाइंस जो होती हैं ये क्या होती हैं बेटा, ये यूनि डायरेक्शनल होती हैं। इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, एक ही डायरेक्शन होती है। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव के ऊपर एंड होती हैं। किसी पॉइंट के ऊपर आपने फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आप उसके ऊपर टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। तो आपने देखा था कि एक पॉइंट के ऊपर ई की एक वैल्यू होगी। अगर एक पॉइंट के ऊपर ई की एक से ज्यादा वैल्यू आ जाए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फील्ड लाइंस जो होती हैं ये क्या होती हैं, यूनि डायरेक्शनल होती हैं। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। If a point charge q of mass m is released in a non-uniform electric field, will it make a rectilinear motion? अब देखो बेटा, हमने यहाँ पर बात की है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, non-uniform field always a curved line. Hence, point charge will place in non-uniform field will follow the field lines. अब जब आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हैं, आपने पढ़ा था कि जो यूनिफॉर्म होती हैं वो स्ट्रेट लाइन होती हैं, और जो स्ट्रेट लाइन होती हैं ये आप लोगों ने पढ़ा था जब आप फील्ड को स्टडी कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दो पैरेलल प्लेट के दरमियान। आपने कहा था कि सेंटर के अंदर फील्ड इक्वली स्पेस्ड है और वहां पर फील्ड यूनिफॉर्म है। अब यहाँ और बाहर आपने देखा था कि फील्ड जो है वो इक्वली स्पेस नहीं है बल्कि वो कर्व्ड है। वहां पर हमने कहा कि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। अब अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर छोड़ेंगे तो जैसी फील्ड लाइंस होंगी उसका पाथ भी वैसा ही होगा। तो बहुत सारी की बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि उसका जो मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का वो स्ट्रेट होगा, पर नहीं, बल्कि उसका मोशन कैसा होगा, उसका मोशन ऐसा होगा जैसे फील्ड लाइंस है। फील्ड लाइंस क्या है, कर्व। तो यहाँ पर आप लिखेंगे देयरफॉर इट्स पाथ विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। उसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि कैसा होगा, कर्व होगा। उसका पाथ कैसा होगा, कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ऊपर करें सर। अच्छा, इसके बाद है इज ई नेसेसरली जीरो इनसाइड। आप लोगों ने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी
कौन सी एप्लीकेशन पढ़ी थी आपने? फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड की थी ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर। इनसाइड हमने देखा था कि कोई चार्ज मौजूद नहीं है, इनसाइड कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। और फ्लक्स का दूसरा फार्मूला आप लोगों को पता था, ई डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। दोनों को आपने कंपेयर किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज, इनसाइड चार्ज बैल्यून है या सफेयर है, इनसाइड क्योंकि कोई चार्ज मौजूद नहीं है, इसीलिए फील्ड की इंटेंसिटी इनसाइड क्या होगी? जीरो होगी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इज इट ट्रू दैट गॉसेस लॉ स्टेटेड दैट, इसमें आपने सिंपल ये लिखना है, यस इट इज ट्रू। ये गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट दी हुई है, ऊपर करें सर। क्वेश्चन नंबर बेटा लास्ट है, डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। तो बेटा एक चीज तो आप लोगों के सामने क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। और मैंने आपको बताया था नेगेटिव लो पोटेंशियल होता है और पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है। अब वो क्या पूछ रहा है? डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगे या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे? तो सिंपल है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो ये कहां से कहां मूव करेंगे? विल ऑलवेज मूव पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव से अवे और पॉजिटिव की तरफ। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो ये बेटा हमारा आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े, कल हम इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे।